गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है मृदा, जिसे सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में। पार्ट 1 में आपने मरुस्थलीय मृदा तक स्टडी किया था। अब आगे पढ़ते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु या जलाक्रांत व अनूप क्षेत्रों में होता है। ये मृदा संरचना की दृष्टि से बलुई से लेकर दोमट तक हो सकती है। क्योंकि इसमें लवणों की अधिकता होती है, अतः इसमें सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता तथा नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा को कृषि के दृष्टिकोण से अनुर्वर या अनुपजाऊ मृदा के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही इसमें वनस्पतियों का भी अभाव पाया जाता है। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं व सुंदरवन में पाया जाता है। इसके अलावा कच्छ के रन में भी लवणीय मृदा का प्रसार पाया जाता है। इसके लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण सिंचाई के अतिरेक से केशिकात क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे मृदा के ऊपरी परत पर सोडियम, पोटेशियम व कैल्शियम के लवणों व क्षारों का जमाव होता है। फलतः मृदा का केवल लवणीय मृदा में परिवर्तित मृदा न केवल लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है, बल्कि इसकी उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंजाब व हरियाणा के क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा के प्रसार में वृद्धि हो रही है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मृदा अनुर्वर मृदा में परिवर्तित होती जा रही है। यहाँ इस प्रकार की मृदा को रेह, ऊसर या कल्लर भी कहते हैं। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग कर लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत में हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में नहरों के आसपास लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हुई है। इस प्रकार मृदाओं में बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन जैसी लवण प्रतिरोधी फसलें व फल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पीट एवं जैव मृदा, पीट एंड बायोटिक सॉइल। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल का भराव होने के कारण हुआ है। इस मृदा में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नगण्य होने के कारण अविघटित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मृदा की अम्लता भी अपेक्षा अधिक हो जाती है। यह उच्च लवणीय मृदा है, लेकिन इसमें पोटास एवं फास्फेट की कमी होती है। मृदा गठन के वर्ग एवं व्यास। बालू, इसका व्यास होता है 2.0 से 1 मिलीमीटर तक। बहुत मोटी बालू 1 से 0.5 तक। मोटी बालू 0.5 से 0.25 तक। महीन बारीक बालू 0.25 से 0.1 तक। बहुत बारीक बालू 0.1 से 0.05 तक। गाद 0.05 से 0.002 तक। क्ले, जिसे मृत्तिका भी कहते हैं, 0.002 से कम होती है। भारतीय मृदाओं को देखिए एक नज़र में। जलोढ़ मृदा देश के लगभग 40% क्षेत्र पर ये पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है, भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर ये पाई जाती है। क्षेत्र पर भूभाग पर पाई जाती है। इसके क्षेत्र हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसलें। पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें होती है, पोटास एवं चूना की प्रचुरता। पोषक तत्वों का जो अभाव होता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश पदार्थ का अभाव। नेक्स्ट है लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी देश के लगभग 18% भू क्षेत्र में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। मुख्य फसलें हैं मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का आदि। इसमें लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि कमी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की। नेक्स्ट है काली मृदा। देश के लगभग 15% भूभाग पर पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं कपास, गेहूँ, सोयाबीन, चना, ज्वार आदि पाए जाते हैं। इसमें प्रचुरता होती है पोटास, चूना, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम की, व कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी होती है। लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा देश के लगभग 3.7 भूभाग पर पाई जाती है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें होती हैं चाय, काफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू आदि, और इसमें प्रचुरता होती है लोहे व एल्युमिनियम की। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व चूने की कमी होती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। यह दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य फसलें हैं बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ आदि। इसमें जो प्रचुरता होती है लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है, वह इसमें अभाव होता है जीवांश व नाइट्रोजन का अभाव होता है। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं सेब, नाशपाती, आलू इत्यादि। इसमें पोषक जो प्रचुरता में पाए जाते हैं वो कोई तत्व प्रचुरता नहीं पाया जाता है। इसमें जो अभाव होता है पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, तथा जीवांश की अल्पता होती है। देखते हैं मृदा से संबंधित अन्य तथ्य। मृदा का अवकर्षण, डिग्रेडेशन कैसे होता है। मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण या मृदा का डिग्रेडेशन कहते हैं। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा मृदा के दुरुपयोग एवं अपरदन के कारण मृदा की गहराई या परत की मोटाई कम हो जाती है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृतिक संरचना, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न भिन्न होती है। मृदा अपरदन तात्पर्य मृदा के ऊपरी स्तरों का विनाश है। प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों से अपरदनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होता है, जिसे मृदा अपरदन की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक रूप से होने वाले मृदा अपरदन व मृदा निर्माण प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है, किंतु मानवीय हस्तक्षेप द्वारा इस संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से मृदा अपरदन की दर में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी अपरदनात्मक कारकों में मुख्य रूप से जल, प्रवाहित पवन, कृषि व पशुचारण की अवैज्ञानिक पद्धतियाँ, मानव बस्तियों का निर्माण, खनन व अन्य मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। मृदा अपरदन के कारण एक होता है, पहला है निर्वनीकरण। वन पानी के बहाव और वायु की गति को कम करता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, किंतु वृक्षों को अविवेकपूर्ण दोहन व कटाई से मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ती जाती है। अत्यधिक पशुचारण, इससे मिट्टी का गठन ढीला हो जाता है, फलतः जलीय एवं वायु अपरदन तीव्र हो जाता है। जलीय अपरदन, जल द्वारा मिट्टी के घुलनशील पदार्थों को घुलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहित करना जलीय अपरदन कहलाता है। जल के भार या चोट से उत्पन्न दबाव के कारण मिट्टी का स्थानांतरण जल गति क्रिया कहलाती है। इसमें वर्षा की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले स्थान में वर्षा के जल तथा बाढ़ से समस्याग्रस्त होने के बाद मृदा अपरदन की संभावना सर्वाधिक होती है। वायु अपरदन, तीव्र वायु पवनों द्वारा सूक्ष्म कणों को अपने साथ उड़ा ले जाना। तीव्र पवनों द्वारा सूक्ष्म कणों को अपने साथ उड़ा कर ले जाना अपवहन कहलाता है। मृदा अपरदन चक्रवातों द्वारा भी होता है, जिसमें चक्रवात मिट्टी को उड़ाकर छोटे गर्त बना देते हैं।
भारत में मई तथा जून माह में रबी की फसलों की कटाई के पश्चात सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान की उपजाऊ मिट्टी का भी पवन द्वारा पर्याप्त मात्रा में दोहन या अपर्दन होता है। हिमानी अपर्दन: हिमालय में हिमरेखा के नीचे बहने वाले वर्षा जल को हिमनद कहा जाता है। ये चट्टानों एवं मिट्टी को काटकर निचली घाटी में जमा कर देते हैं, जिन्हें हिमोड़ कहते हैं। झूम कृषि: झूम कृषि के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों का कटाव किया जाता है तो वनों के कटाव से अपर्दन की दर में वृद्धि हो जाती है तथा मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। भूस्खलन अपर्दन: भूस्खलन अपर्दन पहाड़ी सतह या पर्वतीय ढाल के नीचे धंसने के कारण होता है। सामान्यतः भूस्खलन ढालों पर कटाई, खुदाई या कमजोर भूगर्भ ढाल होने के कारण होता है। एक मुख्य बिंदु ये है कि वनों में आग लगने, भूमि को बंजर या खाली छोड़ने, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाने, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाने से भी मृदा अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन के चरण प्रकार क्या क्या चरण होते हैं? बूंद अपर्दन: यह मृदा अपर्दन का प्रथम चरण होता है। इसके अंतर्गत सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों के प्रतिघात से मृदा कण वियोजित हो जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी परत विघटित हो जाती है। परत अपर्दन: अपर्दन के अगले चरण में बूंदों के निरंतर प्रहार के कारण पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव होने लगता है। यह सामान्यतः समतल भूमियों एवं मूसलाधार वर्षा के पश्चात होता है। यद्यपि यह अति सूक्ष्म प्रक्रिया है, किंतु अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि मृदा की सूक्ष्म और अति उर्वर परत का अपर्दन हो जाता है। रेल अपर्दन: अपर्दन के इस प्रकार में अंतर्गत तेज गति से बहता हुआ जल छोटी एवं कम गहरी नालियां बनाकर बहने लगता है। यह आमतौर पर कृषि भूमि और अतिचारित भूमियों पर देखने को मिलता है। अवनालिका अपर्दन: जब रेल अपर्दन की नलियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। उदाहरण चंबल का बीहड़ प्रदेश। धारा चैनल अपर्दन: जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। अवनालिका अपर्दन से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र: पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के मध्यवर्ती तथा निचले मार्ग तथा चंबल जमुना दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश एवं राजमहल पहाड़ियों कुछ भाग, गुजरात में खंभात की खाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र। मृदा संरक्षण के उपाय: मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है बल्कि उसमें सुधार की कोशिश की जाती है। देश में मृदा अपर्दन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, जिसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना है। देखिए मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय: समस्या की पहचान और समाधान। समाधान में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पक्षों को ध्यान में रखकर यांत्रिक उपाय, जैविक उपाय और सामाजिक उपाय। यांत्रिक उपाय: मेड़बंदी, समोच्च रेखीय कृषि, पत्थर के मेड़ या चट्टान बांधना। जैविक उपाय हैं फसल चक्र, पट्टीदार खेती, पलवार या मल्चिंग। नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट, हरी एवं जैविक खाद, कृषि वानिकी और वृक्षारोपण। नेक्स्ट है सामाजिक उपाय: अति चराई बंदी, कुल्हाड़ बंदी, झूम खेती पर रोक और लोक सहभागिता। देखिए यांत्रिक उपाय: मेड़बंदी के अंतर्गत बड़े बड़े जोत के खेतों में मेड़ बनाकर जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है तथा वायु के तेज प्रवाह से होने वाले अपर्दन को रोकने के लिए यह सहायक होता है। मृदा समतलीकरण से जल के बहाव तथा वायु के तेज गति का प्रभाव कम पड़ता है। समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है। इस पद्धति में पहाड़ों से बहने वाले जल को रोकने के लिए समान ऊंचाई वाली रेखाओं से एक प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है।
पत्थर के मेड़ या चट्टान बांध के अंतर्गत पानी को तेज़ी से बहने से रोकने के लिए चट्टानों के द्वारा अवरोधक बनाए जाते हैं। चट्टानी बांध बनाने से नालियों की रक्षा होती है तथा मृदा का क्षय भी नहीं होता है। बेसिन लिस्टिंग के अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद लघु बेसिन या गर्त का निर्माण किया जाता है, जो जल प्रवाह को नियंत्रित रखने तथा जल को संरक्षित करने में सहायक होते हैं। जैविक उपाय, जैविक उपाय क्या हैं? फसल चक्र के अंतर्गत अपरदन को कम करने वाली फसलों का अन्य फसल के साथ चक्रीकरण कर अपरदन को रोका जा सकता है। इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। पट्टीदार खेतों से अंतर्गत इसमें बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बनाकर जल प्रवाह के वेग को कम किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम से कम हो। पलवार या मल्चिंग के अंतर्गत खेतों में फसल अवशेष की 10 से 15 सेंटीमीटर पतली परत बिछाकर अपरदन तथा वाष्पीकरण को रोका जा सकता है, जिससे मृदा का स्तर सुरक्षित रहता है। वर्मी कंपोस्ट प्राचीन काल से ही किसानों का सबसे हितकारी प्रयोग रहा है। यह पूरी तरह से केंचुए पर आधारित है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये केंचुए मिट्टी में मौजूद घास फूस तथा अन्य खरपतवार को खाकर उन्हें खाद बनाते हैं तथा साथ ही मिट्टी को मुलायम और उपजाऊ भी बनाते हैं। हरी एवं जैविक खाद के अंतर्गत मृदा संरक्षण को बनाए रखने के लिए खेती में हरी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत रूप में प्रचलित उड़द, सैजी, सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया आदि को खेत में बोया जाता है और खड़ी फसल के बीच खेत की जुताई की जाती है। इससे खेत में विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों का समावेश हो जाता है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। सैजी और सनई की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत खेत के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को रोपण किया जाता है, इससे भी मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती हैं, जो मृदा संरक्षण में सहायक हैं। अतः सरकार द्वारा सार्वजनिक मार्गों, नहरों, रेल पटरियों इत्यादि के दोनों ओर तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों को रेखी पट्टियों के रूप में रोपित कर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक उपाय, अत्यधिक चराई से पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा ढीली पड़ जाती है और पानी का बहाव इस ढीली मृदा को बड़ी आसानी से बहा ले जाती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति के आवरण को बचाया जा सकता है, जिससे मृदा संरक्षण में सकारात्मक प्रयोग हो सके। हमारे सामाजिक परिवेश में वृक्षों का कटाव व अत्यधिक दोहन भी मृदा अपरदन का एक कारक है। वनों के कटाव व दोहन का निम्नीकरण करके मृदा संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है। झूम खेती में जंगलों को काटकर व जलाकर खेती की जाती है, जिससे मृदा की बहुत हानि होती है। इस पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे मृदा संरक्षण हो सके। लोक सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों तक वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ना होगा व मृदा संरक्षण के प्रति सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके। मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।